हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर एस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपका रीट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उसके लिए हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों लेके आए हैं। दोस्तों एक मॉक टेस्ट होने जा रहा है आपका, तो आप देख लीजिए आप 60 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। अगर आप 55 ठीक कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए दोस्तों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कितने जानते थे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बाल मनोविज्ञान से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है दोस्तों? तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है दोस्तों वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। तीनों ही दोस्तों बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र हैं, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला देखिए कि परिपक्वता का संबंध किससे है? जो मैच्योरिटी होती है उसका संबंध किससे होता है दोस्तों? तो ये संबंध है दोस्तों विकास से। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, परिपक्वता का संबंध विकास से है। बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों आपके लिए, एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस मत कीजिएगा। अगला, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की किस अवस्था में है? तो किस अवस्था में हो सकता है दोस्तों? अगर झगड़ा करता है तो वो है किशोर अवस्था में। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों? आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशीय क्रियाएं या भाषा। तो सबसे कम महत्वपूर्ण है दोस्तों यह है मांसपेशीय क्रियाएं, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है दोस्तों, आप याद रखिए, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर हमेशा उसकी विकास की दिशा होती है, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि व्यक्तिक विभिन्नता के मिलने से के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो अध्यापक की जो भूमिका है दोस्तों वो होनी चाहिए, व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास करना चाहिए और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों ऑप्शन सी, एल्फ्रेड बीने ने। याद रखिए दोस्तों, जो एकल सिद्धांत दिया था वो दिया था एल्फ्रेड बीने ने, द्विखंड सिद्धांत दिया था दोस्तों स्पीयरमैन ने, और बहुखंड सिद्धांत दिया था दोस्तों कैली और थर्स्टन ने। तीनों याद रखिए, एकल सिद्धांत दिया था बीने ने, द्विखंड सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, और बहुखंड सिद्धांत दिया था कैली और थर्स्टन ने दोस्तों। ठीक है, तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा।
अगला है अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है कि पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है? पद मूल्यांकन का तात्पर्य है दोस्तों ये है ऑप्शन डी, विद्यार्थी की संवर्धी के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन क्या है? ये व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? सीखने की क्रिया का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, सबसे पहले क्या होगी बच्चे में? जिज्ञासा होनी जरूरी है, ऑप्शन डी दोस्तों। सीखने की जिज्ञासा होगी तभी वह कुछ सीख पाएगा, तो ऑप्शन डी जिज्ञासा प्रथम सोपान है दोस्तों। ठीक है। अगला देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है, किसके बारे में? तो ये की गई है दोस्तों, ज्ञान का विकास किया जाए, शिक्षण के लिए सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, ये बातें जो है एनसीएफ 2005 में की गई है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला देखिए कि व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? व्यक्ति के संगठन का स्वरूप क्या है दोस्तों? तो इसका स्वरूप है दोस्तों ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों विभेदीकरण स्तर, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? पहले बता चुके हैं, एकल घटक का सिद्धांत दिया था बीने ने, द्विखंड सिद्धांत का दिया था दोस्तों किसने? स्पीयरमैन ने। और बहुखंड का किसने दिया था? कैली और थ्रस्ट ने दोस्तों। तो द्विखंड सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए, किसने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? तो किसने कही थी ये बात दोस्तों? तो ये कही थी ऑप्शन सी, टायलर ने, ऑप्शन सी। ये बातें टायलर ने की थी दोस्तों। अगला है कि बिग वेहंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किस उम्र में होता है? यह होता है दोस्तों किशोरावस्था में, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला, सीखने का
क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया था दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पावलोव द्वारा ये दिया गया था। ऑप्शन बी इसका दोस्तों जवाब होगा, पावलोव द्वारा। अगला है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, याद रखिए, लगभग 45 घंटे। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए कि निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? निरीक्षण विधि में दोस्तों दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना ही मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो ये नहीं करते हैं दोस्तों उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण जो है दोस्तों कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? तो उपलब्धि परीक्षण दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और दूसरा है अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसे हो सकता है सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण? तो ये हो सकता है दोस्तों शून्य भी हो सकता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी, तीनों प्रकार से हो सकता है। तो ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी प्रकार से हो सकता है, इसका जवाब हो दोस्तों। अगला देखते हैं कि गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया। इसमें से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, हमें वो बताना है। देखिए, अंतर्व्यक्ति को अभियोगिता है, स्थान संबंधी अभियोगिता है और भाषात्मक अभियोगिता भी है दोस्तों, लेकिन जो भावनात्मक अभियोगिता है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक कैसे हों? जहां शिक्षक जो है दोस्तों वो विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, ऐसे शिक्षक होने चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है,
शिक्षक को इसे कैसे लेना चाहिए? शिक्षक को इसे दोस्तों सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला है कि टीएटी किसके द्वारा बनाया गया था? तो टीएटी जो होता है दोस्तों उसे कहते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, टीएटी होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है जवाब होगा ऑप्शन डी, मुर्रे द्वारा बनाया गया था दोस्तों। 1935 में जो है सीडी मॉर्गन तथा एस ए मुर्रे ने बनाया था इसको, टीएटी को। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है दोस्तों गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि लड़का पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम कौन से हैं? तो ये हैं दोस्तों एक्स वाई। लड़का पैदा होने के लिए एक्स वाई होते हैं और लड़की पैदा होने के लिए एक्स एक्स, दोनों याद रखिएगा दोस्तों। और बाल मनोविज्ञान का देखिए अंतिम दोस्तों कि सीखने की खेल विधि किसके लिए उपयोगी है? सीखने की जो खेल विधि होती है दोस्तों वो बाल्यावस्था हेतु उपयोगी होती है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, बाल्यावस्था हेतु जो है दोस्तों वो सीखने की खेल विधि उपयोगी होती है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों, याद रखिए। चलते हैं अगले पर। अगले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के क्वेश्चन। तो आइए पहला देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है दोस्तों ये है ऑप्शन पहला, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों इसका संदर्भ सही है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखिए कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि यह क्या इंगित करता है दोस्तों? यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। जो संकलित करता है दोस्तों ऑप्शन ए, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को यह संकलित करता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए जो है दोस्तों वांछनीय गतिविधि कौन सी है इनमें से? तो देखते हैं, ये है दोस्तों ऑप्शन डी इसका जवाब, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांस क्यों फूलती है?
तो पहाड़ों पर चढ़ते हुए दोस्तों सांस इसलिए फूलती है क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ते हुए ऊपर वायु दाब कम हो जाता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रक्रमणों का उपक्रमण है? कौन है दोस्तों ये? तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जानवर। ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है उनका उद्देश्य दोस्तों? तो उनका उद्देश्य होता है दोस्तों, देखिए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ठीक है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना और बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तीनों ही दोस्तों कथन सत्य होंगे। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन सत्य हैं दोस्तों। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से कैसे जोड़ा जा सकता है? तो ये जोड़ा जा सकता है दोस्तों, याद रखिए, वृत्तांत द्वारा और कहानियों द्वारा। ऑप्शन पहला और दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए यानी कि केवल 1 और 2 इसका जवाब है। ठीक है, अगला, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये होते हैं दोस्तों क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है कि मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, कौन सी हैं? कौन सी हैं दोस्तों? तो ये है एरोसोल कैन का उपयोग, वनों का जलाना और कृषि क्रियाकलाप। तीनों ही दोस्तों पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, यूफोर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, जेट्रोफा। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है कि जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सामान्यतः जाना जाता है दोस्तों तुलसी के नाम से। ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले पर कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों पीने योग्य पानी। ऑप्शन बी। अगला, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? सबको पता है दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 को जो है एक भयानक दुर्घटना हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में।
तो ये जहरीली गैस जो फैली थी दोस्तों, ये थी ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसानाइड, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है दोस्तों, याद रखिए, मसीता वाली हनुमानगढ़ में, ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए कि एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे। एम एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, जिनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है, तो ये थे दोस्तों एक कृषि वैज्ञानिक, ऑप्शन सी। अगला है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों, याद रखिए, देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है दोस्तों। अगला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो ये सोख लेते हैं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं हम कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है दोस्तों मृतक पक्षी, ऑप्शन बी। अगला देखिए कि तप्त बोम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो तप्त बोम जल से जो है दोस्तों वो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि 16 गाह स्थल कहाँ पाए जाते हैं। 16 गाह स्थल जो है दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं, याद रखिए, पश्चिमी घाट पर, ऑप्शन बी। ठीक है, जो 16 गाह स्थल हैं दोस्तों वो उष्णकटिबंधीय मोंटेन वन है, जो दक्षिण भारत के उच्च मोंटेन क्षेत्रों में रोलिंग पहाड़ियों और घाटियों में पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। भारत में पेलिकन जो पक्षी हैं दोस्तों वो कोकेरू बेलूर में भी, नेलापट्टू में भी और कुंथनकुल्लम में भी, तीनों जगह पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका जवाब होगा ये सभी। अगला है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है दोस्तों, उसके कारण जो है मिनी माता रोग होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास जो है दोस्तों वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, ऑप्शन सी।
अगला देखिए कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत जो है दोस्तों याद रखिए वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी दोस्तों इसका जवाब होगा। बिग बैंग थ्योरी भी जिसे कहा जाता है दोस्तों, इसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लिमेत्रे द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। अगला है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक जो है वो विलुप्ति के करीब जीवों पर संबंधित है। ऑप्शन ए दोस्तों। अगला, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है दोस्तों इनमें से। तो याद रखिए दोस्तों यह है रेखा शर्मा। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो ये आहूत की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी। अगला देखते हैं इस संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो है दोस्तों वो भाग 9 में किए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन बी। ठीक है। और अंतिम दोस्तों कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है दोस्तों याद रखिए वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है। तो लीजिए दोस्तों यहाँ की वीडियो होती है कंप्लीट। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने जवाब सही मिले दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।